Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field. As you know, here we prepare for TGT, PGT, LT grade English literature. So today's video is going to be helpful क्योंकि जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, वो कैप्स के, एडियम फ्रेजेस के, एंटोनिम सिनोनिम्स के, स्पेलिंग्स के, उनको हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं. बट द फैक्ट इज कि अगर उनको हम सिक्योरली और थोड़ा सा कंसंट्रेट करके अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो हम इजीली अपने 5 से 8 मार्क्स तो आराम से फिक्स कर सकते हैं और कहीं ना कहीं हम उसे इग्नोर कर देते हैं, जबकि इट्स नॉट सो टफ. अगर आपको टफ लगता है तो जो रेगुलर टेस्ट सीरीज हमारी इस चैनल पे अपलोड हो रही है, डेली एक वीडियो आपको मिलता ही मिलता है, तो उसको आप फॉलो करके बिना किसी और ज़्यादा डीपली जाए और आप इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं. बट द थिंग इज यू हैव टू फॉलो सीरियसली. आप फॉलो करिए टेस्ट सीरीज और इजीली आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे इडियम फ्रेजेस जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं टीजीटी या फिर पीजीटी में, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. वो चाहे लिटरेचर का हो चाहे ग्रामर का हो, सारा आपको इस चैनल पे सॉल्व करवाया जा रहा है. सो डू फॉलो द सीरीज एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन. सो लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन. ब्लैक शीप. ब्लैक शीप मीन्स क्या होता है, राइट? सो ब्लैक शीप इज अ बैड कैरेक्टर. ए इज द करेक्ट आंसर. हाउ? मान लीजिए कोई ग्रुप है, वो चाहे आपकी फैमिली है या फिर कोई कम्युनिटी है या फिर ऑफिशियल कोई ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें कोई तो ऐसा है इंसान जो बिल्कुल ही डिफरेंट मूड में चलता है. ठीक है? मीन्स जो कुछ भी उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है या फिर किसी भी तरीके से वो पूरे के पूरे ग्रुप से एक अलग तरीके से चलता है, तो उसको बोलते हैं ब्लैक शीप, क्योंकि वो क्या है, पूरे ग्रुप में से एक डिफरेंट कैरेक्टर का है, एक बैड कैरेक्टर का है. सो द करेक्ट आंसर इज बैड कैरेक्टर. नेक्स्ट, choose the correct meaning of the following idiom black and blue out of the four option given after it. So ब्लैक एंड ब्लू मीन्स क्या होता है, आपको फोर ऑप्शंस में से जो अप्रोप्रिएट है वो चेक करना है. इन अ सीवियर मैनर. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीवियर? सीवियर मतलब बुरी तरीके से. ठीक है? सीवियर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी तरीके से. आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि कोई ग्रुप है, किसी ने किसी को पीटा बहुत बुरी तरीके से, तो ही मेड हिम ब्लैक एंड ब्लू. ठीक है? ब्लैक एंड ब्लू यहाँ पे मल्टी कलर से नहीं है, मिक्स्ड कलर से नहीं है, अट्रैक्टिव कलर से नहीं है, ये तो पूरे ही पॉजिटिव में जा रहे हैं. ब्लैक एंड ब्लू इज समथिंग नेगेटिव सेंस. ठीक है? ये नेगेटिव में जा रहा है. मीन्स किसी को बुरी तरीके से पीट देना, बुरी तरीके से किसी को परेशान कर देना, हैरस कर देना, कि उसको इतनी बुरी तरीके से हद तक उसको मारा कि वो ब्लैक एंड ब्लू हो गया. ठीक है? सो इट इज इन दैट सेंस. तो मल्टी कलर और ये सब तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते. इस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी अपने आंसर को निकाल सकते हैं. सो बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मेक हे डैश द सन शाइन्स. ये आपको कंप्लीट करना है इन चारों ऑप्शंस में से. विच इज द करेक्ट वन? मेक हे वाइल द सन शाइन्स. ठीक है? मीन्स जैसे मैं अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि जब तक आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, सो यू शुड यूटिलाइज दैट. तभी वो अपॉर्चुनिटी बनेगी आपके लिए. किसी और के लिए है और आपके लिए नहीं है, ऐसा कैसे? क्योंकि आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया, उस अपॉर्चुनिटी को ठीक से लिया ही नहीं, उसकी वैल्यू नहीं जानी. सो इन द सेम वे मेक है वाइल द सन शाइन्स. ठीक है? आपको ए इज द करेक्ट आंसर. कि अपॉर्चुनिटी इससे पहले कि चली जाए, मेक गुड आउट ऑफ इट. हर अपॉर्चुनिटी को गुड बनाना भी आपके हाथ में होता है, राइट? नेक्स्ट, टू बिल्ड द कैट. इट्स वेरी इजी और ये 2004 में आ भी चुका है क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज टू बिल्ड द कैट. वॉट वुड बी द करेक्ट आंसर? मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, कोई भी क्वेश्चन सीरीज हो, वेदर इट इज रिलेटेड टू लिटरेचर और वेदर इट इज रिलेटेड टू वोकैब्स और राइटर्स, यू शुड राइट योर ओन आंसर्स. पहले तो हाईलाइटेड रहते थे आंसर्स, लेकिन मैंने उसके बाद में उसको रिमूव कर दिया ड्यू टू सम ऑफ द
कमेंट्स। तो अब आप अपने आंसर रजिस्टर किया करिए सो दैट यू विल बी एबल टू नो कि आप कितने आंसर्स करेक्ट कर पा रहे हैं। और एज आई से ऑलवेज, अटेम्प्ट करना क्वेश्चन सीरीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको खुद को आईना दिखाती है टेस्ट सीरीज। जब तक आप एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व करते हो, यू वुड नेवर नो कि आपने क्या सही प्रिपरेशन आपने की, क्या नहीं किया। सो लेट्स मूव ऑन टू अ क्वेश्चन। टू बेल द कैट, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस? A is the correct answer. To take lid in danger. Now see the some option. To tie belt टू कैट्स नेक, ये देखिए नेगेटिव में जा रहा है। सेम जैसा टू बेल द कैट है, उसको इसने डिकोड किया ही नहीं। टू बी अलर्ट ऑफ द एनिमी, नो। टू मेक नॉइस, ठीक है, इनमें नहीं जाएगा। टू टेक लेड इन डेंजर मीन्स खतरे से सामना करना, या फिर खतरे में खुद ही क्या हाथ डालना। डू अ डेंजरस जॉब यू कैन से, या फिर आप बोल सकते हो एट योर ग्रेट पर्सनल रिस्क। बिल्ली के गले में घंटी जाके कौन बांधे, है तो ये टफ टास्क ना। तो डेंजर जानते हुए आप नोन है उससे और फिर भी उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो होता है टू बेल द कैट। नाउ नेक्स्ट इज टू फ्लाई ऑफ द हैंडल। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल से ही आपको समझ में आ रहा होगा टू गेट इन टू अ रेज एंड लूज सेल्फ कंट्रोल। डी इज द करेक्ट आंसर। हाउ? Rage is anger. Okay. Rage means anger. एंड लूज सेल्फ कंट्रोल, जब आप इतना ज़्यादा टेम्पर आपका हाई हो जाए और आप सेल्फ कंट्रोल खो दें, तो ऐसा कौन सी सिचुएशन में होता है? जब आप बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, आग बबूला, या फिर यू बिकम वेरी एक्साइटेड, और ड्यू टू एंगर यू लूज योर सेल्फ कंट्रोल एंड यू बिकम डेंजरस फॉर others. So that condition is to fly off the handle. Now, fair and square. फेयर एंड स्क्वायर एक्चुअली इन 16th सेंचुरी में जो स्क्वायर का मीनिंग होता था वो फेयर एंड ऑनेस्ट होता था, इसलिए फिर उसको बोला जाने लगा फेयर एंड स्क्वायर, इसलिए ये फ्रेज हो गया फेयर एंड स्क्वायर। एंड दिस sentence, sorry, this phrase specially used in sentence related to dealings or some kind of business deals, जहाँ पे हम दिखाते हैं कि yes we are very straightforward and we are very honest, we are dealing very fairly, ठीक है, तो वहाँ पे आप phrase का use कर सकते हैं fair and square. So the correct answer is honest. Now, flesh and blood. Flesh and blood, as by the phrase itself ये पता चल रहा है कि इट्स रिलेटेड टू बॉडी, ठीक है। आपका इससे नेचर पता चल जाता है पूरा कि व्हाट इज इन योर ब्लड। व्हाट इज इन योर ब्लड मीन्स हाउ इज योर नेचर, हाउ इज योर बिहेवियर, यू आर वेरी अग्रेसिव और यू आर वेरी पोलाइट, वट एवर इट इज। तो ह्यूमन नेचर का पता चलता है। फ्लैश एंड ब्लड इज मीन्स ह्यूमन नेचर। ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ, Aditya was not selected for the job of a medical officer because he was wet behind the ears. Wet behind the ears means होता है inexperienced. उसका selection क्यों नहीं हो पाया? Because he was inexperienced. Actually ये जो phrase है ये इस allusion पे है कि inexperience of a baby so recently born as to be still wet, ठीक है। जैसे कि अभी भी वो दे आर बिहेविंग लाइक अ बेबी, मीन्स उनके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट लाइक इन्फेंट्स, तो इसको बोलते हैं इनएक्सपीरियंस्ड। सो बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एडम इन्स एंड आउट्स? आउटसाइड एंड बैक साइड। इन्स आउट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा। इंटरनली, फुल डिटेल्स, पार्टली। अब देखिए पार्टली तो बिल्कुल इससे कनेक्टेड नहीं है। इन एंड आउट का मतलब ही है कि पूरा अंदर तक और पूरा बाहर तक। ओके, मीन्स आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। अगर यहाँ पे फुल डिटेल ऑप्शन नहीं होता तो इंटरनली कुड बी करेक्ट, ठीक है, बट यहाँ पे फुल डिटेल्स है, मीन्स आपको आउटर नॉलेज भी होनी चाहिए और आपको डीप नॉलेज भी होनी चाहिए। सो फुल डिटेल वुड बी द करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट आंसर। सी इज द करेक्ट वन। टू मेक बोथ एंड्स मीट। टू मेक बोथ एंड्स मीट मीन्स होता है टू मूव बिटवीन टू ऑपोजिट पोल्स, रॉन्ग। टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी एंड द सोल,
Totally wrong. To live within one income, to do something impossible, ये तो बिल्कुल भी इससे रिलेटेड ही नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। आपके पास बचता है टू लिव विद इन वंस इनकम। दिस इज द करेक्ट आंसर। हाउ मीन्स आपकी जितनी इनकम है अकॉर्डिंगली यू शुड स्पेंड। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि अपनी चादर के हिसाब से ही आप हमको पैर फैलाने चाहिए। जस्ट इन द सेम कंटेक्स्ट, टू लिव विद इन वंस इनकम, जैसी आपकी इनकम है, जैसा आपका रहने का तरीका है, और वट एवर योर अर्निंग्स आर, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको स्पेंड करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ही आपका लिविंग स्टाइल होना चाहिए। या फिर आप कह सकते हैं टू कोप अप विद द फाइनेंशियल कंडीशन, उसके साथ में हमेशा मैच करके चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप मैच करके नहीं चलते हैं तो वहाँ क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। टू मेक बोथ एंड्स मीट्स का मतलब ही यही होता है कि आपके खर्चे और आपकी इनकम दोनों को हमेशा मिला करके चलना चाहिए। या फिर आप कह सकते हैं किसी तरीके से गुजारा करना। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस थोड़ी बहुत मीनिंग भी वेरिएट करती है। अगर आपको अच्छे से मीनिंग पता है, इसको रटना नहीं है कि हाँ हिंदी में बस पता हो गया और रट लिया हो गया, नहीं। बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स कि ऑप्शंस चेंज कर दिए जाएं, या फिर इस फ्रेज को ही किसी ऐसे सेंटेंस में आपको दे दिया जाए जहाँ पे उसकी मीनिंग आपको समझनी हो। तो टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट इज़ वेरी नेसेसरी, उसको अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से भी आता है, और फिर ये ऑप्शंस भी जो है वेरिएट करते हैं। तो रटने से यहाँ पे काम नहीं चलेगा, काम चलेगा कंसेप्चुअल नॉलेज से। चाहे वो आप स्पेलिंग लर्न कर रहे हो या फिर आप वोकैब लर्न कर रहे हो, आपको मीनिंग का मतलब और उसके यूसेज पता होना बहुत ज़रूरी है। यूसेज अगर आपको पता है तो इजीली आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, द आइटम डबल टच, इसका मतलब होता है डबल टच, लैंग्वेज स्पोकन बाय द टच, unintelligible language, long distance march, two natives of the Netherlands। ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। Now, unintelligible language means totally confused। ठीक है, टोटली कंफ्यूज लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं नॉनसेंस लैंग्वेज, जिसका कोई सेंस ना हो, जिसको कि कोई उसका अर्थपूर्ण अर्थ नहीं निकल सकता हो। एक तो होता है अर्थ और एक होता है अर्थपूर्ण, मीन्स लॉजिकल। तो जो नॉनसेंस होगा वो लॉजिकल बिल्कुल नहीं होगा। दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज वन के नॉट अंडरस्टैंड, ऐसी लैंग्वेज जिसको कोई समझ नहीं सकता, तो अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज कहलाती है। Now, the mixture of religion with politics in India has made a worse state of disorder। worse state of disorder, अब देखिए, वर्ड्स भी नेगेटिव है, वर्ड्स वर्ड भी नेगेटिव है, और डिसऑर्डर वर्ड भी नेगेटिव है। ऑर्डर होता तो ये पॉजिटिव वर्ड शो करता, बट डिसऑर्डर है तो ये नेगेटिव शो कर रहा है। और इसमें हेल्टर स्केल्टर, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। वाई? बिकॉज हेल्टर स्केल्टर का मतलब भी यही होता है कि हौच पौच, पूरी तरीके से कंफ्यूजन में एक कैओस वाली जो कंडीशन होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ की व्यवस्थित जानकारी ना होना, अव्यवस्थित टाइप की चीज़ होती है, उसको बोलते हैं वर्स्ट स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, हेल्टर स्केल्टर। नाउ, टू हैव एन एज ऑन मीन्स फोर ऑप्शंस। आप अपना भी जो आंसर है वो करेक्ट लगा लीजिए, फिर देखिए आपका आंसर सही होता है या नहीं। हैव एन एज ऑन का मतलब होता है टू बी स्लाइटली बेटर देन समथिंग और समवन एल्स। ठीक है, या तो किसी चीज से या किसी से थोड़ा सा बेटर होना। एज ऑन मीन्स थोड़ा सा ऊपर जाना, गो अहेड। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा सुपीरियरिटी होना या फिर स्लाइटली एडवांसमेंट होना। कोई भी चीज़ है अगर उससे कंपैरिजन है या जो भी है, तो थोड़ा सा उससे ऊपर जाना। इफ़ यू आर मेकिंग एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, तो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के उसको और आप बेटर कर सकते हो, टू हैव एन एज ऑन। सो सी इज द करेक्ट आंसर, टू बी स्लाइटली बेटर देन, स्लाइटली हल्का सा। To cut a sorry figure. To cut a sorry figure means to be ridiculed.
मीन्स अशेम्ड फील करना, टू बी अशेम्ड, या फिर आप कह सकते हो टू बी रिडिक्यूल्ड ही इसका करेक्ट आंसर है। और टू फील अशेम्ड अगर आ सकता है, टू बी अशेम्ड अगर आता है तो वो भी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मतलब इसका ये है कि जब कोई बात होती है या किसी से भी कोई भी कॉन्वर्सेशन होती है, उसमें आपको खुद ही आप कुछ ऐसा कह देते हो या फिर बाय सम ऑफ योर एक्ट अपना सा मुँह लेकर रह जाते हो, ठीक है? आपकी इंसल्ट होती है वहाँ पे, तो अपना सा मुँह लेकर रह जाना, या फिर आप इग्नोरेबल हो उस सिचुएशन में, आपको इग्नोर कर दिया गया, तो उस टाइम पे आपकी सिचुएशन होती है टू कट अ सॉरी फिगर, मीन्स आप अपना सा मुँह लेकर रह गए और आपकी कोई वैल्यू नहीं रही। ओके, नाउ द लास्ट वन फॉर टुडे, मैच द मीनिंग विद द इडियम टू पुट ऑफ। नाउ सी, देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जो भी आप वनडे एग्जाम देते हो उसमें हमेशा ऑप्शंस को एलिमिनेट नेगेटिव पॉजिटिव पे लेके किया जाता है, जो कि मैच करता है आपके क्वेश्चन से। अब आप एक चीज़ देखिए, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑफ, ठीक है? आप अक्सर इस पे कंफ्यूज हो जाते हो, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं। अब जब हम आगे वो कैप्स वगैरह कंटिन्यू करेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे कि 4 ऑप्शंस में से किस तरीके से आप ये ट्रेस करें कि करेक्ट आंसर हो कौन सा सकता है। क्योंकि जब आप एलिमिनेट करना सीख जाते हो, एलिमिनेट मीन्स 4 ऑप्शंस में से चारों तो नहीं सही होंगे, कि चारों में आपका पॉजिटिव सेंस निकल रहा है, हाँ भाई ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, फिर तो ये ब्लंडर वाली स्टेट है। अगर आप मान लीजिए ए और बी को एलिमिनेट कर देते हो तो आपके पास में सी और डी रहेगा, तो सी और डी में से चूज करना ज़्यादा इजी रहेगा। तो हमेशा जब ऑप्शंस पे आपको टिक करना हो तो पहले एलिमिनेट करना सीखिए, ठीक है? और एलिमिनेट का जो मेथड होता है वो होता है पॉजिटिव नेगेटिव से। जहाँ पे भी आपको ऑफ मिलता है तो ये नेगेटिव सेंस में जाता है, राइट? कभी भी इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट हो ही नहीं सकता। एंड द मीनिंग फॉर दिस इज टू पुट ऑफ, टू टर्न डाउन, ठीक है? टू बी वेरी एंग्री इज नॉट टू इरिटेट, टू इंस्टिगेट, नो, टू टर्न डाउन। टर्न डाउन मीन्स होगा किसी चीज़ को जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, अस्वीकार कर देना, या फिर आप कह सकते हो भुजा देना, रद्द कर देना। एक्चुअली किसी चीज़ को रद्द कर देना, तो ये सब को कैसे सेंस जा रहा है? नेगेटिव सेंस, राइट? सो दीज वर द क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आपके आ चुके हैं टीजीटी या फिर पीजीटी में। आप इनको देख के प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड आई होप आपने अपने आंसर्स भी रजिस्टर कर लिए होंगे। प्लीज़ प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए, और आप कमेंट बॉक्स के थ्रू इंटरैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। So friends, if you find this video helpful, so please do subscribe the channel and hit the bell icon so that यहाँ से कोई भी अगर नया वीडियो पोस्ट होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो इसको प्लीज़ एक लाइक तो हिट ज़रूर करना, जिससे कि हमें encouragement मिलता है to upload more and more videos for you all. If you have any of the question or doubts in your mind so related to syllabus, you can comment in comment box, or you want me to explain any topic, or you find any topic that is typical for you, so you can send your request in comment box. Surely I'll answer your request and I'll upload the video. Do follow the test series which is going on related to literature also and grammar also. आपको टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे सॉल्व करवाए जा रहे हैं, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट अप दे सकते हैं, एंड यू कैन इवेल्युएट योरसेल्फ whether your preparation is good or not. Thank you so much for watching and giving your precious time. Thank you so much.